होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 भाग होता है। सर्वनाम भी 6 प्रकार का और समास भी, दोनों से है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। देखिए समास का परिभाषा क्या होता है? परिभाषा समाज की बताइए। समाज के लिए प्रयोग याद रखिएगा, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि छोटा रूप। और समास होता है 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। परिभाषा क्या होती है? किसी को याद है समास का? पांडे जी हिंदी के साथ शब्द को समास कहते हैं। बोला मतलब सही बोलते शब्दों के थे, मेल मजा से। गया मैं शब्दों के शब्दों के मेल से, दिया जापानी शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। याद रखिएगा, ये परिभाषा डायरेक्ट पूछ भी सकता है या ये भी पूछ सकता है। 1 2 3 लाइन बहुत। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। समास को संक्षेप कहा जाता है, इसका अर्थ होता है संक्षेप। शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। याद रखिएगा, वर्डों के मेल से बने शब्दों को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर वर्ड रहेगा तो संधि की परिभाषा हो जाएगी, अगर शब्द रहेगा तो किसकी परिभाषा रहेगी? समास की। और याद रखिएगा, समास होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन? इसके लिए ट्रिक एक बनाया गया है कि उसने अब तक 2 परीक्षाएं दी। बस इतना ही। देखिएगा, इसका कुछ नहीं मतलब है, इसका भी नहीं मतलब, बस मतलब है इनका। देखिए 6 हो जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए और से होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। अब ये बतलाइए कि ब मतलब बहुव्रीहि समास। क्या होता है? बहुव्रीहि। 3 1 नहीं रहता है, वही रहता है बहुव्रीहि समास। अब तो से तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और क से कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और क्या रह गया? 2 से द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। और एक दी है ये, इनको काट दीजिएगा। इनका कुछ बस याद रखने के लिए कि उसने अब तक 2 परीक्षाएं दी, इसलिए इसको रखा गया है। बाकी सबका अर्थ होगा। छठा होगा क्या? द्विगु समास। क्या होगा? अब तक 2 दी। हाँ, अब तक 2 दी। द्विगु समास। द्विगु समास देखिए पढ़ लिए। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास होता है 6 प्रकार का। शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। ट्रिक है, उसने अब तक 2 परीक्षाएं दी। अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, 2 से द्वंद्व समास और 3 से द्विगु समास। ऐसे भी याद कर सकते हैं बिना ट्रिक का भी, अगर पढ़ लेंगे तब से। देखिए सबसे आसान समास होता है अव्ययी भाव समास। पहला जो है अव्ययी भाव समास में क्या रहता है? देखिए प्रति नहीं कहेंगे उसको। किसी भी अगर शब्द में उपसर्ग दिखाई दे, उपसर्ग की तो परिभाषा जानते ही हैं, और शब्दों के आगे जुड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उपसर्ग। एक याद रखिएगा, ये क्या करता है? पुनरावृत्ति। क्या करता है? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब क्या करता है? दोहराता है। समझ गए ना? उपसर्ग जैसे कि दिन में अगर प्रति जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। प्रतिदिन। तो ऐसे शब्द जैसे शक्ति में यथा जोड़ दें तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के यथा, शक्ति में यथा जोड़ तो यथाशक्ति। यथाशक्ति। और कोई उदाहरण दीजिए इसका? अनुमान। अनुमान। क्या है? अनुमान। मतलब कि जहाँ भी उपसर्ग दिखाई दे। और पुनरावृत्ति जैसे रातों रात, वो रातों रात अमीर हो गया नहीं करते हैं, तो देखिए रात का 2 बार दोहरा दिया गया है। ठीक है? हाथों हाथ। इसमें योजक चिन्ह भी दे देगा। अगर योजक चिन्ह दे दे तो ये मत समझिएगा कि द्वंद्व समास है।
देखिए द्वंद्व समास में अलग परिभाषा होती है उसकी। एक बार रिपीट द्वंद्व में कभी नहीं करता है, भल से योजक दे देता है, समझ रहे हैं ना। जैसे दिनों दिन, दिनों दिन, तो याद रखिएगा सबसे पहले बढ़िया से अव्ययी भाव समास का मतलब होता है। देखिए एक और बात आता है, एक शब्द आता है समास विग्रह। क्या आता है? पूछेगा कि समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह किसे कहते हैं? यानी कि समास को वर्णित करके लिखना क्या कहलाता है? समास विग्रह। याद रखिएगा। और एक आता है उत्तर, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। देखिए कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास में हमेशा पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। पूर्व मतलब जो शब्दों के आगे लगे, उत्तर पद मतलब जो शब्दों के पीछे लगे। समझ रहे हैं ना आप? समास विग्रह मतलब समास को फैला करके, वर्णित करके, वर्णन करके लिखना। समझ रहे हैं ना। जैसे अभी कहे कि यथा शक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, ये समास विग्रह हो गया। समझ रहे हैं ना। और पुनरावृत्ति मतलब रातों रात, दिनों दिन। सबसे बढ़िया है कि इसका याद कर लेंगे कि उपसर्ग लगा रहेगा तो अव्ययी भाव समास होगा। शब्दों की अगर पुनरावृत्ति होगी तो वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। इसमें अगर पूछ दे कि कौन पद प्रधान होता है तो पूर्व पद, इसको प्रथम पद भी कह सकते हैं। समझे? आगे वाले पद को प्रथम पद भी कह सकते हैं। इसमें समान होता है। समझ गए? अच्छा ये बताइए अव्ययी भाव समझ में आया कि नहीं? आ गया। टेस्ट लेंगे, कम से कम 30 होगा समास से, सब बता दे रहे हैं। उसके बाद अब देखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद के माध्यम से जो न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है? इसमें दोनों माध्यम से तीसरा पद आ जाता है। समझ रहे हैं ना। जैसे मिटा देना। जैसे गणेश जी को क्या कहा जाता है? गणेश को क्या कहा जाता है? जैसे लंबा हो उधर जिसका लंबोदर कहा जाता है। इनका प्रवाची है। लंबा हो उधर जिसका नीला है जिसका कंठ। हाँ, नीला है जिसका कंठ नीलकंठ अर्थात भगवान शंकर जी, शिव। नीला हो जिसका, नीला हो जिसका कंठ। ये पहला क्या लिखे थे? देखिए बस एक दो उदाहरण देखो। लंबू जिसका उदर, यानी कि लंबोदर। क्या? लंबा हो जिसका उदर, जिसका उदर, यानी लंबोदर, यानी कि भगवान गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है। नीला हो जिसका कंठ, नीलकंठ। विष पी गए थे तो इनका कंठ कैसा हो गया था? तो ये शंकर भगवान को, यानी कि भोलेनाथ कह सकते हैं इनको। तो जिसमें तीसरा पद निकल के आ जाए, यानी कि अर्थ दूसरा हो। समझ रहे हैं ना। तो उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। याद रखिएगा समास 6 प्रकार के होते हैं और तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार का होता है। 2 समाप्त हो गया। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार का होता है। कौन कौन बताइए? कर्म, करण, और बताइए? कर्ता नहीं होता है। अपादान भी होगा। अधिकरण भी होता है। अधिकरण, संबंध भी, संबोधन। और क्या होता है? संप्रदान, संप्रदान, संबोधन ना संबंध, संप्रदान के बाद संबंध। सबका प्रतीक याद है आप लोग तो को? संप्रदान में आ जाता है क्या? संबोधन कहाँ आता है? संबोधन कहाँ आता है? कर्म को करण से संबोधन इसमें नहीं आता है। तत्पुरुष समास में नहीं आता है। याद रखिएगा तत्पुरुष 6 हो गया ना जी। क से 2 है, अ से 2 है और स से 2 है। अब बताइए कर्म का प्रतीक क्या होता है? को। क्या होता है? को। करण का क्या होता है? से। अपादान का क्या होता है? से के द्वारा। क्या? से अलगाव के लिए अलग होता है। जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, अलग हो रहा है ना। तो यहाँ पर से हो गया। अधिकरण कारक में और से, में से। और संप्रदान के लिए, के लिए
और संबंध का के की याद रखिएगा। जिसमें ये शब्द दिखाई दे दे, ये ऐसे शब्द दिखाई दे दे, जैसे गगन चुंबी, क्या होता है? गगन चुंबी। चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने, तो को आ गया ना, को कर्म का रखा गया, तो ये कौन सा कारक होगा? कौन सा समास होगा? गगन को चूमने वाला, चूमने वाला। तो तत्पुरुष समास का जो होगा कर्म ये समास होगा। ऐसे भी पूछिएगा, समझिए। हम इसलिए बता रहे हैं कि तत्पुरुष समास को पढ़ समझ सको आप लोग। उसमें से आ जाएगा, में आ जाएगा, के आ जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे? तत्पुरुष। क्या हो जाएंगे? तत्पुरुष समास। उदाहरण बोल सकते हैं, अगर आ रहा हो तो लिख देंगे। अब देखिए कर्माधारय समास, क्या पढ़ेंगे? कर्मधारय समास। याद रखिएगा, कभी ये पूछ देगा ना कि जो समास में 6 प्रकार होते हैं, उसमें किसका और 6 माने के भाग 6 होता है, तो तत्पुरुष का। किसका? तत्पुरुष का। इसको याद रखिएगा, ये पूछ देता है कभी। कर्म, करण, अपादान, अधिकरण, संप्रदान, संबंध, ये समझ गए ना। और देखिए कर्मधारय समास की क्या विशेषता होती है? विशेषण किसे कहते हैं? और विशेषण किसे कहते हैं? इसमें प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। वो कौन सा धारा? कर्मधारय समास। जैसे नीलगाय, नील गाय, सुविचार, नील कमल, सुविचार, कमल, महात्मा, सुविचार लिखी सर जी। सुविचार। देखिए पहला पद विशेषता बता रहा है कि गाय जो है वो नीली है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। जहाँ विशेषण और विशेष्य आ जाए तो वहाँ पर समझ लीजिएगा कि क्या होगा? कर्मधारय समास। कहाँ आ जाए? क्या आ जाए? विशेषण और विशेष्य, उसको क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। नीला हो जो कमल, कमल जो है वो नीला है, तो नील कमल। महान हो जो आत्मा, आत्मा की महानता को बता रहा है। समझ रहे हैं ना? जैसे सुविचार, विचार जो अच्छा हो, समझ रहे हैं ना? जिसका विचार अच्छा, तो सु जो है एक विशेषण है, विचार अच्छा विशेषण होगा ना सर? अच्छा विशेषण। अब देखिए कर्मधारय समास समझ जाएंगे। देखिए पहला अव्ययी भाव समास में एक बार और दोहरा दे रहे हैं। इसमें उपसर्ग रहता है, शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? तीसरा पद निकल के आता है 2 पदों के माध्यम से। और तत्पुरुष समास 6 होते हैं। का के की अंत में बीच में आ जाएगा, से आ जाएगा, को आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? के द्वारा आ जाएगा। कर्मधारय समास को पढ़ रहे हैं, तो कर्मधारय समास में पहला जो पद होता है वो विशेषण होता है, दूसरा क्या होता है? विशेष्य। तो इसके लिए कर्मधारय समास को जानने के लिए विशेषण भी पढ़ लिए हो, और नहीं बताना है कि सर विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। समझ रहे हैं ना? अब पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास सबसे बढ़िया समास है, कभी भी पकड़ लोगे। इसको 2-3 बता दे रहे हैं। देखिए द्वंद्व समास में ना हमेशा योजक चिन्ह रहता है। क्या रहता है? योजक चिन्ह। याद रखिएगा, शब्द एक ही नहीं होना चाहिए, अब बीच में और छिपा रहता है। क्या छिपा होता है? और छिपा रहता है। क्या रहता है? और छिपा रहता है। किसको हम बता रहे हैं? द्वंद्व समास। याद रखिए, एक शब्द हमेशा एक दूसरे के विलोम होते हैं। एक शब्द हमेशा, माने जो शब्द होते हैं उसका विलोम हमेशा एक दूसरे के विलोम होते हैं। हमेशा एक दूसरे के विलोम होते हैं। वो क्या होता है? ईट पत्थर, विलोम होते हैं। दुख सुख, दुख सुख, दुख एक दूसरे का क्या है? विलोम है। विलोम है। तो ये किसका परिभाषा है? द्वंद्व समास। दुख, देखिए योजक चिन्ह तो लगा ही है, बीच में दुख और सुख भी कह सकते हैं। दुख और सुख भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना? बोलिए, दुख और सुख कह सकते हैं कि नहीं? जी सर। और क्या कहें हम लोग? और छिपा है, दुख और सुख कह सकते हैं। एक दूसरे का विलोम भी है, योजक चिन्ह भी है। तीनों दिखाई दिया ना? जैसे माता पिता, जीना या मरना, माता पिता, आदान प्रदान, ये विलोम में चला गया। एक दूसरे के विलोम है ये सब। और
रात दिन देखिए, अगर दिन और रात एक दूसरे की विलोम है तो चलेगा, लेकिन दोनों दिनों दिन हो गया या रातों रात हो गया तो किस समास का हो जाएगा? अव्ययी भाव समास में हो जाएगा। अगर इनका पुनरावृत्ति करे तो अव्ययी भाव समास होता है, अगर विलोम लिखे तो क्या होता है? द्वंद्व समास। तो 5 समास खत्म। पांचों समझ में आया कि दोहराना पड़ेगा। अब छठवां पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में हमेशा क्या होता है? पहला प्रश्न याद रखिएगा, कभी कभी द्विगु समास में और बहुव्रीहि समास में अंतर आ जाता है। जैसे कि बहुव्रीहि समास में अगर हम कह दे त्रिनेत्र, तो इसमें भी संख्या दे रहा है, समझ आए ना? त्रिनेत्र, 3 हो जिसके नेत्र, 3 हो जिसके अर्थात, अगर अर्थात में कुछ अर्थ बन रहा है तो वो बहुव्रीहि समास होगा। अगर अर्थ नहीं बन रहा है क्या होगा? द्विगु समास। द्विगु समास। जैसे चौराहा, 4 राहों वाला चौराहा, पंचवटी, दोपहर, दोपहर, पंजाब। इसमें क्या है? सब अंक दिया लेकिन तीसरा पद नहीं निकल के आ रहा है, समझ रहे हैं ना? तो जिसमें संख्या अगर दिया हो तीसरा पद नहीं आ रहा है तो द्विगु समास होगा। अगर तीसरा पद आ जा रहा है तो बहुव्रीहि समास होगा। त्रिनेत्र मतलब क्या हो? दोनों कॉमन है। त्रिनेत्र जब 3 शिव आ रहे हैं ना तीसरे नंबर पे, शिव अर्थ में अर्थात में आ रहा है। चौराहा में अर्थात क्या आ रहा है? 4 राहों वाला अर्थात चौराहा। तीसरा कोई नहीं ना रहा है कि अर्थात भगवान विष्णु। उसमें क्या होगा? चतुर्भुज में आता है 4 भुजाओं वाला। चतुर्भुज भी एक ये द्विगु समास और बहुव्रीहि दोनों में माना जाता है कभी कभार, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो ऑप्शन को हटा देता है। नहीं, प्राथमिकता उसको जाएगा बहुव्रीहि को। बहुव्रीहि को प्राथमिकता जाएगी। तो सस्पिशन वाले जो हैं, जैसे कि यहाँ हाँ प्रवाची जितने भी रहेंगे किस में आ जाएंगे? देवताओं के बहुव्रीहि में। और द्विगु समास में संख्यावाचक रहेगा। अगर तीसरा पद कोई आ रहा है तो क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। अब सस्पिशन कौन? सस्पिशन है कोई? क्या बोलिए? थोड़ा एक बार उसको बताइए। किसको? बहुव्रीहि समास को। बहुव्रीहि समास में ना प्रथम क्या कहते हैं उसको? पूर्व पद और उत्तर पद के माध्यम से कोई तीसरा पद बन जाए उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि त्रिनेत्र, और अपने मन से उदाहरण पढ़ लेना, नहीं तो उदाहरण लेके आएंगे। पीला है वस्त्र, पीला हो जिसका वस्त्र, समझ रहे हैं ना? चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी नहीं धारण करते हैं, वो भी हो जाएगा। हाँ कई लोग धारण करते हैं। और ये बीड़ा वाली सरस्वती में। तो ये सब किस में आ जाएंगे? बहुव्रीहि में। जब एक समाज से दूसरे समाज से तुलना आप लोग करने लगेंगे ना तो गलती नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? खत्म हो गया समाज। समझ में आ गया। समाज के कल